हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है 300 क्वेश्चन की, और इस सीरीज में हम पूरे 300 क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की। जो भी कैंडिडेट इस 300 सीरीज की हमारी पूरी वीडियो देखेगा उसका कभी भी भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। 300 क्वेश्चन हम आपके लिए ऐसे सिलेक्टेड लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो एग्जामिनर मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से पूछता है वो आपकी बेसिक नॉलेज चेक करता है, चाहे आपके वो मौलिक अधिकार से है, वो जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारे राइट हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे बना, संविधान संशोधन है, सभा है कॉन्स्टिट्यूशन की, वहीं से अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन्हीं सभी क्वेश्चन को आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और 300 की सीरीज है, रोज़ हम डेली अपने चैनल पर वीडियो डालते हैं इसकी, और आप जो है कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। और 300 का जो टारगेट है हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट राज्य व्यवस्था करने का, इसे जो है हम आपके साथ कर पाए। जो क्वेश्चन पूछा गया था 2005 में, वो पूछा गया था मौलिक अधिकार को लेकर। क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, पर जो 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये क्या है? ये अधिनियम है। ये अधिनियम है। ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। उसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को RTE एक्ट के तहत राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये एक्ट बना था 86वें संविधान संशोधन के तहत। और इसके तहत जो है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाती है, एक दायरे, एक क्षेत्र के अंदर आकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा कि मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। ये जो है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमारा नीति निर्देशक जो स्थान है उसके अंदर आता है, ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधन के माध्यम से संविधान से हटा दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस मौलिक अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? कौन सा हटाया गया था? शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, ये भी अभी है, ये भी है, संपत्ति, भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी अभी है। तो हटाया किसे गया था? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। आप यहाँ से एक डिस्कस कर लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं वो करंट टाइम में कितने हैं? 6 हैं। पर जब संविधान बना उसमें मौलिक अधिकार कितने थे? 7। और उसके बाद एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसके तहत एक जो अधिकार है उसको अलग कर दिया गया था मौलिक अधिकार से। वो कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। अब क्वेश्चन दूसरा बनता है कि संपत्ति का अधिकार अब किस अधिकार में आता है? ये कानूनी अधिकार में आता है। संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत जो ये अब आता है कानूनी अधिकार के दायरे में आता है, संपत्ति के अधिकार से। इसे जो है जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें से संपत्ति के अधिकार को निकालकर कानूनी अधिकार के दायरे में रखा गया है। भारतीय संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके तहत। और अब कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। निम्न में से मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन और अनुरक्षण करने के संबंधी रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिट जारी करने का अधिकार किसके पास है? इसका राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, इनके पास जो है रिट जारी करने का अधिकार होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 और जो हाई कोर्ट है वो 226 के तहत जो है रिट जारी करने का इनके पास राइट होता है। इनके रिट जारी करने का अधिकार जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय के पास ही है, अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। जो ये रिट जारी की जाती है, क्यों की जाती है? जो मौलिक अधिकार है उनका एक प्रहरी, एक संरक्षक है हमारा न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो हमारा न्यायालय है, सर्वोच्च है, हाई कोर्ट है, ये हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं। तो इन्हें ही अधिकार है रिट जारी करने का। और रिट कितनी है? रिट जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं रिट। एक नागरिक द्वारा मौलिक अधिकार की रक्षा कैसे की जा सकती है? यानी कि अगर एक जो नागरिक है वो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास रिट जारी करवाने का अधिकार,
संसद के उल्लंघन का अवलोकन करे और न्यायालय को निर्देश जारी करे। तो इसका राइट आंसर ये नहीं है। कार्यालय न्यायालय को सूचित करके, ये भी नहीं है। यह स्वचालित रूप से सुरक्षित है, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय के पास रिट जारी करने का अधिकार है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करके उसके अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है रिट जारी करने का अधिकार है। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही जो है रिट जारी कर सकती है। कौन सा मौलिक अधिकार सामाजिक भेद के उन्मूलन से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सामाजिक भेद, यानी कि समाज में क्या है, सब समान है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार। यानी कि समाज में सब समान है, समानता का अधिकार जो हमारा सामाजिक भेद के उन्मूलन से, यानी कि सामाजिक भेदभाव को उन्मूलन की खत्म किया गया था इस अधिकार के तहत, समानता के अधिकार के तहत। और इसमें कितने अधिकार दिए हैं? समानता का, शोषण का, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। जो हमारे दो बचे हैं अधिकार वो कौन से हैं? एक हमारा है संविधान की औपचारिकता वाला सिद्धांत है जिसमें हमारी 5 रिट आती हैं। संविधान की औपचारिकता वाला अधिकार जिसमें हमारी 5 रिट आती है और इन 5 रिट के जरिए से जो हमारा न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। अगर कहा जाए कि जो मौलिक अधिकारों का प्रहरी कौन है, ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही है। निम्न में से किस स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसे जो है निलंबित किया जा सकता है। कब? यानी कि जो मौलिक अधिकार है उन पर कुछ समय के लिए बैन लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति होती है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति। और राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हमारे किस अनुच्छेद के तहत लगती है? 352, 356 और 360। अब इसकी ट्रिक याद कीजिए। 352 में पहले राष्ट्र आता है, फिर राज्य आता है और फिर जो है वित्त आता है। 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल जो है लगते हैं। 352 की राष्ट्र, सबसे पहले राष्ट्र आता है, फिर राज्य की गवर्नमेंट अगर देखिए वहाँ पर माहौल सही नहीं है राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन जो लग सकता है 356 के तहत। और 360 जो है फाइनेंशियल वित्त। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि फाइनेंशियल यानी कि वित्त संबंधी आपातकाल इंडिया में कितनी बार लगा है? कभी नहीं लगा अभी तक। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये कितनी बार लगा है? 3 बार जो है लग चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? 3 बार जो है लग चुका है। निम्न में से किस दस्तावेज में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये जो शब्द हैं संप्रभुता, एकता, अखंडता, ये किस में है? हमारे प्रियम्बल में है, संविधान की प्रस्तावना में। ये संविधान की प्रस्तावना में ये जो है दिए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार करें। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के 2 पहलू है। ठीक है, ये हमारे अधिकार है और कुछ हमारी ड्यूटी भी है। ड्यूटी जो हमें देश के प्रति निभानी है वो हमारी क्या है? ड्यूटी है। और अधिकार जो हमें मिले हैं यानी कि स्वतंत्रता का, समानता का, घूमने का, फिरने का, किसी भी धर्म को अपनाने का, ये अधिकार है। इसके साथ ही हमें कुछ ड्यूटी भी दी है। यानी कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, अधिकार और कर्तव्य। और जो दूसरा जो कारण दिया गया है, नागरिकों के अधिकार को अनुरक्षण करना राज्य का कर्तव्य नहीं है। राज्य का कर्तव्य नहीं है, ये गलत है। क्योंकि हर राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों के अधिकारों का अनुरक्षण करे। वो किसकी सहायता से करे? न्यायालय की सहायता से करे, पर करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए तो सही है परंतु आर जो है वो गलत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर मौलिक अधिकारों से कैसे भिन्न है? जिसे जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इन्हें हम जो है चेंज नहीं कर सकते, पर जो मौलिक अधिकार है इनको हम चेंज कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों में चेंज कैसे हो सकता है? संसद के द्वारा जो दोनों सदन हैं उनमें बैठकर जिसमें जो है सुधार हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं है, क्योंकि सिद्धांतों के अंदर जो हम चेंज नहीं कर सकते पर अधिकारों के अंदर कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा उपकरण मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय जो मौलिक अधिकार है उनको बचाने के लिए क्या दे सकता है? कौन सा उपकरण का यूज कर सकता है? राजआज्ञा के माध्यम से। अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि कौन सा जो है कि जो मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसके माध्यम से करता है? रिट जारी करके कर सकता है। उसका राइट आंसर होता है रिट।
निम्न में से कौन सी रिट की मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए जारी किया जा सकता है, यानी कि मौलिक अधिकार को बचाने के लिए कौन सी रिट। हम सब जानते हैं कि जो संविधान, जो हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें जो हमारा लास्ट का छठा अधिकार है वो कौन सा है, संवैधानिक औपचारिकता वाला अधिकार। इसमें हमें जो है 5 रिट गिवन है। ये रिट हमारे क्या करते हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये रिट कौन से हैं, एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, और हमारे 2 रिट और हैं। कौन से हैं, एक तो हमारे है अधिकार परीक्षा वाला है और एक है हमारा बंदी प्रत्यक्षण वाला, यानी कि 6 रिट और हमारे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बंदी प्रत्यक्षण ये भी हमारा रिट है, परमादेश भी, निषेध भी, और अधिकार परीक्षा भी है, और बंदी उत्प्रेक्षण भी जो है इसकी जो है रिट है। हमारी रिट कितनी है, 5 रिट है, 3 ये हैं और 2 रिट जो हैं और हैं। तो ये रिट क्या किस लिए बनाई गई है, ये मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए, मौलिक अधिकारों को हनन को रोकने के लिए। कुछ सीमाओं के भीतर रहते हुए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्न में से किसके अंतर्गत विधायी रूप दिया गया है। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा जो हमारी है ये हर एक राज्य के दायरे में इसे जो है सबको पालन करना पड़ता है। जब राज्य के दायरे में कोई बात आती है तो वो आती है मौलिक अधिकार के अंदर में नहीं आती, वो आती है राज्य के नीति निर्देशक स्थान के अंदर आती है। जो 6 से 14 साल का बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है 86वें संविधान संशोधन के तहत दिए गए हैं, और ये आता है हमारे राज्य की नीति निर्देशक स्थान के अंदर। हमारे संविधान में संशोधन के लिए क्या प्रावधान है, किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, ये आता है 368 में आते हैं हमारे संशोधन, यानी कि हम संविधान में जो संशोधन कर सकते हैं 368 अनुच्छेद के तहत। अगर बात की जाए कि पहली बार जो संशोधन कब किया गया, 1951 में जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर पहली बार जो है संशोधन किया गया था। और अब तक जो है कितने संविधान में संशोधन हो चुके हैं, 104 जो है संविधान में संशोधन हो चुके हैं। निम्न में से संविधान में वर्णित किन अनुच्छेदों का मुख्य उद्देश्य जो है वितरणात्मक न्याय है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 38 और 39। अगर केंद्र और किसी राज्य में समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय को लेकर टकराव है, यानी कि कोई विषय ऐसा है जहां पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनके बीच में कुछ विवाद है, टकराव है, तो जो फाइनल फैसला होगा वो किसका होगा, केंद्र सरकार का। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन पर जो हमारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है दोनों जो है इकट्ठा होकर काम करती है। अगर एजुकेशन से लेकर कोई भी नई पॉलिसी आती है तो उस पर जो मुख्य फैसला है वो किसका होता है, केंद्र का होता है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्र का कानून माना जाएगा। यानी कि दोनों की टकराव की स्थिति है पर जो फाइनल फैसला है वो केंद्र का ही माना जाएगा। निम्न में से किस समिति ने सर्वप्रथम भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार को प्रचलित किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी गोरीवाला समिति 1951 में। इनके द्वारा सर्वप्रथम भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार को प्रचलित किया गया था। ए डी गोरीवाला समिति मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये हमें जो गिवन है सूची 1 सूची 2, इसमें हमें जो है अनुसूचियाँ दी गई हैं उसे जो है हमने मिलान करना है। पहली अनुसूची में कहता है क्षेत्र और केंद्र के जो राज्य है और केंद्र है उनकी जो शक्तियाँ क्षेत्र आते हैं, तो पहली अनुसूची का जो मिलान है वो पहले से होगा। और भाषा हमारी जो शामिल है वो 8वीं अनुसूची में आती हैं, और 9वीं में हमारी विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम आते हैं। और दल बदल की जो संसद में है विधायकों की दल बदल की अयोग्यता वो आती है अनुसूची नंबर 10 में। तो इसका ऑप्शन नंबर है 1 2 3 4, राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुच्छेद 280 किस में आता है, वित्त आयोग में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वित्त आयोग में आता है। 324 हमारा किस में आता है, चुनाव आयोग। और 323 किस में आता है हमारा, एडमिन जो हमारे कार्य होते हैं उनमें, यानी कि फर्स्ट। और 315 हमारा आता है संघ लोक सेवा आयोग। अब संघ लोक सेवा आयोग से क्वेश्चन हमारा बनता है कि संघ लोक सेवा यूपीएससी जिसे बोलते हैं, यूपीएससी के करंट टाइम के चेयरमैन कौन है, प्रदीप जोशी हैं। और यूपीएससी के जो जनक माना गया है वो कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। अगर आधुनिक जनक जो कहे जाएं कि आधुनिक जनक कौन है यूपीएससी के, तो वो कौन है,
जो सिविल सर्विस के आधुनिक जगत जो जनक जो सिविल सर्विस हुई है स्टार्ट, जिससे कि IAS IPS ऑफिसर लगते हैं, यानी कि आधुनिक जो लोक सेवा आयोग के जनक है वो कौन है? सरदार पटेल है। अगर बात की जाए कि जो सिविल सर्विस की शुरुआत इंडिया में हुई उसके अकॉर्डिंग जो जनक कौन है वो लॉर्ड कार्नवालिस हैं। और इसमें UPSC के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप जोशी जी हैं। और 315 से लेकर 323 तक जो है लोक सेवा आयोग के अंदर ही आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा A का 2, 2 का 2, C का 1 और D का जो है 4। ऑप्शन नंबर 1 का 4 जिसमें होगा वो इसका आंसर होगा। 1 का 3, ऑप्शन नंबर B 1 का 3, B का 2, C का 1, D का 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसके पहले भारत में रहने की न्यूनतम अवधि कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 साल की अवधि होनी जरूरी है। निम्न में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। राज्य के लिए जनसंख्या का होना जरूरी है, एक जनसंख्या का होना बहुत जरूरी है राज्य के लिए, एक क्षेत्र का होना जरूरी है, क्षेत्र का दायरा होना जरूरी है, और संप्रभुता यानी कि संप्रभुता होनी जरूरी है, यानी कि संप्रभुता होती है सर्वोच्च शक्ति होनी जरूरी है। 1/4 होती है सरकार। 1/4 कौन सी होती है? सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि लोकतंत्र जो है आवश्यक तत्व नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? लोकतंत्र नहीं है। क्षेत्र की भी आवश्यकता है, जनसंख्या की भी, और संप्रभुता की। संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति जो बाह्य और आंतरिक दोनों तरह से जो है व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर सके। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन विधानसभा का गठन होगा? ये किया गया था ऑप्शन नंबर D, क्रिप्स इंडिया मिशन के तहत ये स्वीकारा गया था कि जो युद्ध के बाद संविधान सभा निर्माण जो है स्टार्ट हो जाना चाहिए क्रिप्स इंडिया मिशन के तहत। और एक क्रिप्स इंडिया मिशन कब आया था? मार्च 1942 में आया था। और बॉम्बे योजना क्या थी? जो बॉम्बे के 8 उद्योगपति थे, इन्होंने कैपिटलिस्ट एक योजना तैयार की थी 1944 में, 8 उद्योगपतियों ने मिलकर। और क्रिप्स इंडिया मिशन कब आया था? 1942 में ये आया था। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना 1947 में हुई थी। और इस योजना के तहत जो है इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा किया गया था। और कैबिनेट मिशन योजना आई थी हमारी 1946 में आई थी। और जो सत्ता थी वो ट्रांसफ़र करने के लिए ये योजना बनाई गई थी कि कैसे जो है जो सत्ता है ट्रांसफ़र की जाएगी जो इंडियन लीडरशिप है उनको लेकर। संविधान प्रस्तावना में दिए जाने वाले क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं? यानी कि प्रस्तावना में हमारे कौन कौन से प्रयोजन हैं जो सिद्ध हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है संविधान कब कार्यान्वित हुआ की जानकारी। हाँ, ये भी गिवन है। संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें गिवन है कि संविधान कब कार्यान्वित हुआ, उसमें जो लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949। संविधान वांछनीय आदर्शों की जानकारी ये भी इसमें गिवन है। सरकार की व्यवस्था की जानकारी ये भी है। सत्ता के स्रोत की जानकारी ये भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। निम्न में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जा सकता है? जो भारतीय संविधान है वो कैसा है? संख्या, काया और एकात्मक आत्मा। ऑप्शन नंबर D इसका राइट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किस रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? हैदराबाद की जो रियासत थी इसने भाग नहीं लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जब संविधान सभा की बैठक हुई पहली, तब उस समय कितनी जो रियासतें इसमें शामिल हुई थी? 70 रियासतें जो है शामिल हुई थी और हैदराबाद जिसमें शामिल नहीं हुआ था। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना